बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, तूफ़ान बदतमीज़ी है जो कि लंदन में जारी है, इस पर भी हमने बात करनी है। और क्या बानी PTI पर 26 तारीख के ऐलान के बाद सख्तियाँ शुरू हो गई हैं? आज अडियाला में क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा कुछ सबसे पहले जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत का हुस्न ये है कि इख्तलाफ राय के बावजूद एक दूसरे पर बदतरीन तनकीद करने वाले अपनी शिकस्त को तस्लीम और जीतने वाले को मुबारकबाद देकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और इसकी जो मिसाल है वो हमें बुध को डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, जो कि सदर हैं इस वक्त अमेरिका के, उनकी वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में देखने को मिले। जब सदर बाइडन ने नौमुंतखब सदर को वेलकम बैक कहा, बड़े दिलचस्प जो है वो मनाजिर थे। अहम इशूज़ पर इस दौरान जो है वो बात भी हुई। तकरीबन 2 घंटे कहा जा रहा है ये मुलाकात जारी रही और पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार जो है वो भी ज़ेर बहस आया और उसके अहदो पैमा किए गए। काश ऐसे मनाजिर जो हैं वो हमें कभी पाकिस्तान में भी देखने को मिले। शामी साहब से ज़रा इस पर जो है वो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़बरदस्त किस्म के काबिल रश मनाजिर देखने को मिले। यही शामी साहब जमहूरियत का हुस्न है और यही जमहूरी इक़्तिदार का तकाज़ा है। देखिए, जब आम इंतखाबात होते हैं तो किसी एक फरीक ने जीतना होता है और किसी एक ने हारना होता है। और अमेरिका में तो सदारती तर्ज़ हुकूमत है, तो वहाँ सदारती उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। बरतानिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है। यहाँ पार्लियामेंट का इंतखाब होता है, उसके बाद सरबराह मुमलकत को चुना जाता है, फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है जो पार्लियामेंट करती है। लेकिन अमेरिका में बराह रास्त सदर का इंतखाब होता है। और सदर ट्रंप जो हैं, जब वो जीत गए इंतखाब, तो सदर बाइडन ने उन्हें फ़ौरी तौर पर टेलीफ़ोन किया, मुबारकबाद दी, अपनी शिकस्त तस्लीम की। और जो रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार थीं कामला हैरिस, उन्होंने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की और कहा यही जमहूरियत का तकाज़ा है कि हारने वाले अपनी शिकस्त तस्लीम करें और जीतने वालों को मुबारकबाद दें। बिल्कुल। अगरचे सदर ट्रंप जो हैं, जब वो गुज़श्ता बार हारे थे सदर बाइडन के मुकाबले में, तो उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की थी बाइडन से, और सदर की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें भी शरीक नहीं हुए थे, बल्कि इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। जी हाँ। और उनके जो कई लोग फॉलोअर्स थे वो कांग्रेस पे हमला आवर हो गए थे। जी हाँ। लेकिन इस सब के बावजूद बाइडन ने उनको मदऊ किया और ट्रंप भी खुशी खुशी वहाँ गए, 2 घंटे उनके साथ गुजारे। और दोनों की बेगमात मुलाकात में शरीक नहीं थी, लेकिन जो बाइडन ने अपनी बेगम साहबा के हाथ का लिखा हुआ मुबारकबाद का ख़त सदर ट्रंप को पेश किया और उन्होंने उसे खुशी खुशी कबूल किया। और बताया गया है कि ट्रंप बहुत से सवालात लेकर आए थे जो बाइडन से पूछते रहे, मशरक़ वस्ता के मामलात पर और यूक्रेन की जंग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। और यूक्रेन की जंग पर तो उनके ख़यालात सदर बाइडन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जी। लेकिन सदर बाइडन ने यह कहा उनको कि अमेरिका की सलामती जुड़ी हुई है और यूक्रेन का साथ देना चाहिए और जारी रखना चाहिए। और इसी तरह मशरक़ वस्ता का मामला है, तो मशरक़ वस्ता के मामले में भी जो सदर ट्रंप हैं वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का इजहार करते रहे हैं और जंग बंदी पर जोर देते रहे हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि जब वो वाइट हाउस में मुस्तकिल पहुंचेंगे उस वक्त क्या करेंगे। इस वक्त तक तो उन्होंने जो अपनी टीम का ऐलान किया है तो उसमें सेक्रेटरी जो खारजा है वो भी, जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो भी, होमलैंड सिक्योरिटी के चीफ और CIA के डायरेक्टर और गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के सरबरा और UNO में अमरीकी सफ़ीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र
और इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर, इन सब के नामों का ऐलान कर दिया है। और इसराइल में जो सफ़ीर उन्होंने मुकर्रर किए हैं वो तो कहते हैं कि हमास के साथ जंग बंदी होनी ही नहीं चाहिए, और वो तो फ़लस्तीन के बारे में बड़े सख्त मौक़िफ़ के हामी हैं और फ़लस्तीनियों को जीने का हक़ देने पर तैयार नहीं हैं। इसी तरीके से जो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी यूक्रेन के मामले में जंग बंदी के कायल हैं और इस पर ज़ोर देते रहे हैं। और उनके भी इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वज़ीर आज़म मोदी के वो मद्दाह हैं और चीन के बारे में सख्त नज़रियात रखते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं माइक वॉट्स जी, वो तो इंडिया का कॉक्स जो है उसके सरबराह हैं और बड़े पुरजोश हामी हैं इंडिया के और मोदी के, और चाइना के बारे में बड़ा सख्त रवैया रखते हैं। इसी तरीके से उनके जो दूसरे वज़रा हैं, उनकी टीम के दूसरे अरकान हैं, उनके बारे में भी ये समझा जाता है कि वो चीन के बारे में और इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत सख्त मौक़िफ़ रखेंगे और जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। तो बहरहाल, और सदर ख़ुद ट्रंप ने दिवाली के मौके पर जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें बांग्लादेश में बांग्लादेश की बड़ी मज़म्मत की थी कि वहाँ हिंदू और जो क्रिश्चियंस हैं उनके ख़िलाफ़ हजूम जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और हिंदुओं को ख़ास तौर पर उन्होंने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए यकीन दिलाया था कि हर जगह उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा अमेरिका, और अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका से बाहर भी। तो बहरहाल अब वो किस तरीक़े से अपनी खारजा पॉलिसी चलाएंगे, तो पाकिस्तान बज़ाहिर तो जो उनकी जो टीम है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे पाकिस्तान जो है उनके लिए कोई बहुत खुशी की खबर नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन बहरहाल जब लेकिन उम्मीदें तो लगाई हुई थी ना शामी साहब, जब इदराक करेंगे। जी, उम्मीदें तो लगाई हुई थी, और दिलचस्प बात तो ये भी है ना कि वहाँ पर, यानी आप अक्सर कहते हैं कि हम कंपैरिजन जो है वो करते हैं, सर क्या करें, वो ज़ाहिर है हम उसको देखते ही इस निगाह से हैं कि अच्छी चीज़ें जहाँ हो रही हों। अब मिसाल के तौर पे अब डोनाल्ड ट्रंप अपने वफादारों को खुद चुन रहे हैं, अपनी टीम खुद बना रहे हैं, वहाँ कोई प्रेशर नहीं है कि इसको रखना है या उसको नहीं रखना। जाहिर है वह आज़ादाना काम कर रहे हैं। और देखिए, जब अब अमेरिका का सदर जो है उससे अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए, और वो तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। तो हमें भी अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। उन्होंने जब बरसर इक़्तिदार आए थे उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बारे में बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था, उनसे टेलीफोन की थी। बाद में फिर इमरान खान जो हैं उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए और वहाँ गए अमेरिका, तो अच्छी फ्रैंक डिस्कशन हुई उनसे। आप भी तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रहेंगे, खुशगवार होंगे, और वो पाकिस्तान के कोई किरदार शामी साहब हो सकता है पाकिस्तान के साथ, हाँ, यानी कोई आप समझते हैं कि इंटरवेंशन जो है वो कर सकते हैं जब वो यानी अपना जो हलफ है वो उठा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, खासकर जी जो बानी पीटीआई का मामला है इसको लेके, किसी भी किस्म की इंटरवेंशन? देखिए, ये तो बड़ी ही गैर मुतवक्का सूरत हाल होगी। अच्छा। जो किसी भी मुल्क का जो कानूनी निज़ाम है, अगर उसमें कोई दूसरा मुल्क मदाखलत नहीं कर सकता। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा मिली तो उस वक्त जो मुख्तलिफ़ मुल्कों ने जो अपीलें की थी और ख़ुद अमेरिका ने भी, वो चाहती कि फांसी की सज़ा न दी जाए। अच्छा। यानी ये जब उन पर मुकदमा चल रहा था तो किसी ने ये नहीं कहा कि मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। और किसी ने ये नहीं कहा कि उनको रहा कर दिया जाए। और फिर हालांकि उस वक्त मार्शल्ला था और मार्शल्ला हुकूमत के ज़ेरे साया जो है जो उन पे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी। अच्छा। जब फांसी की सज़ा हुई तो उस वक्त अपील ये थी कि उनको फांसी की सज़ा न दी जाए, गोया उसे कमतर सज़ा में बदल दिया। लेकिन वो भी जनरल ज़ियाउल हक़ ने वो अपीलें कबूल नहीं की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको तख्ता-ए-दार जो है उस पर चढ़ना पड़ा।
और इसी तरीके से अब जो है, अगर तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जा रहा होता फ़ौजी अदालत में, फिर तो जो बैरूनी ममालिक हैं वो ये मदाखलत कर सकते थे, ये अपील कर सकते थे। यानी ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि हो सकती है इंटरवेंशन? तो जमहूरी ममालिक हैं वो जो फ़ौजी अदालतें हैं उन पर मुकदमात चलाने को पसंद नहीं करते। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई फ़ौजी अदालत में कार्रवाई हो या की गई हो तो उस पर एहतजाज हो सकता है, या उस पर दरख्वास्त हो सकती है, या उस पर मुतालबा हो सकता है कि उन पर फ़ौजी अदालत में कार्रवाई न की जाए, या फिर उनको सज़ा हो गई हो कि सख्त, तो उसमें उस वक्त अपील की जा सकती है कि भाई आप ज़रा नर्म सज़ा कर दें या नरमी से काम ले लें। लेकिन उस वक्त जबकि मुकदमा चल रहा हो तो उस मुकदमे में तो ये मदाखलत नहीं हो सकती ना कि आप इस मुकदमे की कार्रवाई ख़त्म कर दें। तो ये तो कोई मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई ख़ास तवक्को नहीं लगाई जा सकती। मुल्कों के अंदर मुल्कों के मामलात ऐसे नहीं चलते। एक बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं, तरीक़े हैं, तो उनके मुताबिक सदर ट्रंप ये नहीं कह सकते कि टेलीफोन उठा कर यह कहें कि वो सारी कार्रवाई ख़त्म कर दी जाए और उनको रहा कर दिया जाए। ये तो पाकिस्तान के अंदर ही मामला होगा, पाकिस्तान की अदालतों को तय करना होगा। और क्योंकि सिविल अदालत में मुकदमा चल रहा है तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप ये कार्रवाई ख़त्म कर दें क्योंकि मार्शल लॉ में हो रही। और फिर जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई, उम्र कैद की सज़ा दी गई थी ना, तो उस वक्त भी मुल्क में मार्शल लॉ था। तो फिर उस वक्त कहा गया कि भाई ये जो आपने एक इस बिल्कुल ही एक तैयारा साजिश केस बना के सज़ा दे दी है, तो फिर उसके लिए यानी कुछ मदाखलत हुई दोस्ताना तरीके से। और वो ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ भी घबराए हुए थे। जो हमारी मोहतरमा कुलसूम नवाज़ थी मरहूमा, वो मैदान में थी और बड़े मजमे अट्रैक्ट कर रही थी और उनकी हुकूमत जो थी वो डिस्टेबलाइज हो रही थी। तो ख़ुद एक मुलाकात में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि मोहतरमा कुलसूम नवाज़ ने जो सूरत हाल पैदा कर दी थी उसके वजह से भी वो फिर मजबूर हुए कि नवाज़ शरीफ साहब को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। तो वो एक बड़ी मुख्तलिफ़ सूरत हाल थी और अब बड़ी मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अगर खान साहब के लिए आसानी पैदा हो, उनकी मुश्किलात कम हो जाए तो हमें भी खुशी होगी। को हमारे लिए तो कुछ इशारे तो मिले थे शामी साहब के जो है वो आसानियां पैदा हो रही हैं। कल भी देखा, आपने भी खुद ही जो है वो जिक्र किया था कि जी कुछ केसेस में उनको रिलीफ भी मिल रहा है। लेकिन कल जब ऐलान किया यानी कि अलीमा खान साहबा ने 26 तारीख का बताया, तो उसके बाद आज जो है वो हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी जो है वो कुछ सख्ती आई, क्योंकि तोशाखाना 2 जो मामला है केस, उसमें बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जो बरियत की दरख्वास्तें हैं उस पर महफूज फैसला सुना दिया गया और वो जो है वो मुस्तरद कर दी गई दरख्वास्तें। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आज गुफ्तगू कर रही थी, क्योंकि आज वो मिलकर आई हैं, कुछ वकला हैं, उन्होंने भी मुलाकातें की हैं। तो ज़रा अलीमा खान साहिबा की सुनते हैं कि जब वो आई तो बानी पीटीआई से मुतालिक उन्होंने क्या फरमाया, कि क्या कह रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो 26 तारीख को लेके फ़ाइनल कॉल को लेके। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें। और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है आपका, क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े होना है। तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है। जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला नालायमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी लब्बैक कह दिया है खान साहब की बात पे। और चाहे बैरिस्टर गौहर हों, वो तो कह रहे हैं कि जी बानी पीटीआई तो बॉस हैं। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, फिर शामी साहब से इस पर तबसरा कराते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। हिकमत अमली तो यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस टैट होगी। एक पुरअमन हमारा, एक अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए तो उसको हमें आइन में जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की।
शामी साहब, कोई हिकमत अमली है भी या नहीं? क्योंकि अलीमा खान साहबा की बात से तो लग रहा है कि अभी तैयारी होनी है, जिस तरह से वो कह रही हैं, और उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए आपस में मिलकर बैठना है। वैसे तो उस कमेटी का भी अभी जो है नहीं पता कि उसमें जो नाम है वो खुफिया रखे गए हैं। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एक माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं और जमहूरियत की बात करते रहते हैं। तरह उनके अल्फाज मुलादा फरमाएं, वो कहते हैं वो बॉस हैं हमारे, जो उनका हुक्म होगा वो मानेंगे। ये जमहूरियत में ऐसा कैसे होता है? जो पार्टी का सरबराह होता है वो आका तो नहीं होता और बाकी उसके ग़ुलाम तो नहीं होते। वो तो एक यानी आप उसके मुशीर हैं, आप उसके पार्टी के चेयरमैन हैं, तो आप कोई बात तो डिग्निटी के साथ करें। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसा कि आप अफ्रीका के कई तारीख जंगलों में रहते हैं कि वो हमारे बॉस हैं। तो ये नहीं, ये और उसके बाद जमहूरियत की बात भी करते हैं। आप ये देखिए, और जहाँ तक अलीमा साहबा का ताल्लुक़ है, वो तो कल 2 दिनों से वो मुसलसल उनके ज़रिए से ऐलानात हो रहे हैं, तो वो तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल हो सकता है कि जो तहरीक आगे बढ़े तो वो भी उसमें कोई मौसर किरदार अदा कर सकें। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी देखिए गंडापुर कह रहे हैं कि हम पुरअमन इनकलाब कर रहे हैं और वो कह पुरअमन तहरीक चलाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कफन बांध के निकलेंगे और घरवालों को बता जाएंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारी बस हमसे हमारे जनाजे पढ़ लें। तो जब ऐसी बातें करेंगे आप और इस लहजे में गुफ्तगू करेंगे तो फिर हुकूमत को कार्रवाई का मौका देंगे। पुरअमन जो एहतजाज है उसका तो आपको हक है, लेकिन आपको सर पे कफन बांध के और लड़ने मरने बस डू और डाई वाली बात है, उसका हक नहीं है। और जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर अपने खिलाफ जो है आप फजा पैदा करेंगे और हुकूमत के हाथ खुले करेंगे कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सके, आपके लोगों को रोक सके, उनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सके। तो एक बिल्कुल ये समझना चाहिए कि आपको एक जो भी एहतजाज करना है वो जमहूरी तरीक़े से कर। अब तो आप देखिए हर तरफ स्मोक का राज है, लोग खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और अगर आप इस स्मोक के दौरान आपको खुले आसमान के तले लेटना पड़े तो कितने लोग बीमार हो जाएंगे, और बीमार लश्कर जो है उस पर क्या गुजरेगी। आज तो शहबाज शरीफ साहब ने अपील की है कि पूरे पाकिस्तान में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए, अल्लाह ताला के हुजूर जो है ये गुजारिश की जाए कि बारिश बरसा दें ताकि बीमारियां जो हैं और ज़्यादातर स्मोक से जान छुटे हमारी, कुछ रिलीफ मिले। हाँ, उम्मीद तो की जा रही है शामी साहब, बालाई इलाकों में भी आज मौसम में, हाँ जी, कहा तो जा रहा है कि आज जो है ना वो इम्कान है बारिश का, शायद लाहौर में भी हो जाए, अल्लाह करे। अच्छा सर, मैं आपसे जाना, जी आप बोलिए। लेकिन आप ये देखें ऐसे माहौल में जो एहतजाज है, एहतजाज करने वाले जो हैं उनको हम किन मुश्किलात में मुब्तला करेंगे। बहरहाल अब मुशावरत के बाद जो भी ऐलान होगा और जो भी इक़दाम होगा वो देखेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। शामी साहब, सर बज़ाहिर जो है, बज़ाहिर तो जो है वो लब्बैक भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं। जैसे गंडापुर साहब तो जी हम तो पहले से तैयार थे, अलीमा साहबा कुछ और इशारा दे रही हैं कि ऐसा लग रहा है शायद तैयारी नहीं है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो खबर दे रहे हैं सर, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक जो सीनियर क़यादत है PTI की, वो नाखुश है इस फैसले से। ठीक है कि वो अब कह के जी बॉस है, हमने अमल करना है, लेकिन आपको लगता है सर कि ये कह रहे हैं कि जी अब आपस में रहनुमा जो है वो यानी कि बात करके इनको राज़ी कर सकते हैं खान साहब को कि ये तारीख जो है वापस लेने, कोई यू टर्न हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में? यू टर्न भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि इस तरह के जो यानी तज्ज़िये है ना, हम उसमें बाद औक़ात ये भी होता है ना, उन तज्ज़ियों से भी एक ख़ास सूरत हाल पैदा होती है। तो मेरा ख्याल ये मामला PTI के लोगों तक छोड़ देना चाहिए, उनके रहनुमाओं तक। वो अपने चेयरमैन को क्या मशवरा देते हैं और उनके बाद क्या हुक्म उनको दिया जाता है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। देखिए अभी जो आज उनकी बर्रियत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई है, वो तो उसकी मुस्तरद होने की तो ख़ास अहमियत नहीं है, क्योंकि ये जो PTI के लोगों ने बर्रियत की दरख्वास्त दी थी, उसके कानूनदानों ने, ऐसे कानूनदान भी तो PTI को मुयस्सर है ना, जो बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते हैं। भाई एक मुकदमा चलना शुरू हुआ है और आपने बर्रियत की दरख्वास्त दाग दी है, अब वो मुस्तरद हो गई है, इसका मतलब है मुकदमा चलेगा, फिर फैसला होगा, फिर उसके खिलाफ अपील होगी। तो बानी PTI जो हैं एक लंबा प्रोसेस है
यानी ऐसा नहीं कि उनको सज़ा भी हो जाए तो फिर अपील का हक तो हासिल रहेगा, जो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो एक अभी तो ये प्रोसेस जारी है, ना इस पे ना उनको कोई मायूस होना चाहिए और ना उनके हम जो मुखालिफ हैं उनको कोई खुश होना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे कि क्या यानी हिकमत अमली ज़ाहिर है इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मख्फी हैं, वो कमेटी की भी बात बार बार हो रही है, फिर ये कि शामी साहब अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोग इसमें जो है वो शामिल हों, जो नहीं होगा उसको बिल्कुल यानी कि ला ताल्लुक़ समझा जाएगा कि उसका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको लगता है कि जो अंडरग्राउंड लोग हैं वो भी मंजर आम पर आ सकते हैं या उनको अब आना पड़ेगा, दिस इज़ द टाइम? देखिए, जो खान साहब ने हुक्म देना है फाइनल और जो अल्फाज उसके होंगे उसके मुताबिक उनके फॉलोअर्स फैसला कर लेंगे। अब इसमें हम कहाँ मीन मेख निकालें, और हमारे पास तो कोई बराह रास्त तो मालूमात है नहीं, तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो ये सारे तज्जिए हो रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। जब ये हतमी सूरत हाल सामने आएगी तो सारे मंजर वाजे हो जाएंगे, फिर जो उसके बाद जो नतीजा होगा वो भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए इस वक्त हमें इस पे ज़्यादा उलझन आनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तलबा को भी इन्वॉल्व करने की बात करें, अलीमा साहिबा कह रही हैं कि तलबा जो है ना ख़ास तौर पे इस एहतजाज में लाजमी शरीक हों। चलिए दुरुस्त है, कोशिश करें। वहाँ तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तो स्टूडेंट्स यूनियन से पाबंदी भी हटा दी है, और जो तलबा उनके साथ हैं अगर वो भी निकले मैदान में और एहतजाज में शरीक हो जाए तो उनको रोका तो नहीं जा सकता। हर शख्स अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकता है, वो तालिब इल्म हों, वो औरतें हों, वो बुज़ुर्ग हों, वो सारे उनको हक़ हासिल है। और पहले भी जो PTI के जो जुलूस निकलते हैं या इज्तिमात होते हैं तो ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक होती है, नौजवान भी उसमें होते हैं। तो अब तो देखते हैं कि किस तरीके से, असल बात तो ये है कि खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन होगी इस एहतजाज के नतीजे में। यानी ये बुनियादी बात यह है, अगर उन्होंने एहतजाज सिर्फ करना होता, अपने जज्बात का इजहार करना होता, वो कहते हैं इसके नतीजे में हमें रहा कराना है, और वो रहा भी ऐसा कराना है कि मरना या डू और डाई, मारो या मर जाओ। तो अब ये जो कैफियत है इसके, और ये किस तरह तारी होगी, किस पर तारी होगी, कैसे तारी होगी, फिर इसका नतीजा क्या होगा, तो देख लें, थोड़ा इंतज़ार कर लें। कोई 24 नवंबर जो है उसको कौन सा कोई महीने पड़े हैं या साल पड़े हैं। ठीक है, चलें शामी साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक कैफियत की बात करनी है जो इस वक्त कुछ लोगों पर तारी है, बैरून मुल्क मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने जो है वो बपा किया हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा। ख्वाजा आसिफ साहब अब ताज़ा तरीन उसकी लपेट में आए हैं, उसकी क्या अपडेट है, क्या उसमें पेशरफ्त हुई है, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वेलकम बैक। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा क्योंकि इन दिनों बरतानिया में हैं, वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, ख़ास तौर पे जो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं उनके साथ ट्रेन में लंदन अंडरग्राउंड में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और वो कल से ज़ाहिर रिपोर्ट हो रहा है। माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए। हमने देखा जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो गए थे बरतानिया, तो उनके साथ भी वही ग्रोह जो कि अक्सर औकात एवनफील्ड के बाहर जो है वो एहतजाज करता है, बदतमीज़ी करता है, वही जो है उसी की ग्रुप के लोग यहाँ पर भी मौजूद थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो वाक़या पेश आया वो एग्जैक्टली क्या हुआ और उस पर अपडेट क्या हुई है, क्या कोई शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ UK अरसलान हसीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शामी साहब, ज़रा मैं अरसलान साहब से ज़रा पूछ लूँ। अरसलान, ये बताइए कि क्या अभी अपडेट हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कोई बाकायदा कंप्लेन की है इस सिलसिले में? अरसलान जी। सलमान, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। अच्छा, आज की बड़ी एक अहम खबर जो हमने स्टोरी सुबह आज ब्रेक की वो ये थी कि ख्वाजा आसिफ की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ मुलाकात हुई, और स्पेसिफिकली इस मसले के ऊपर मुलाकात हुई। उन्होंने उनको तफसीलन जो है आगाह किया कि वाकया हुआ क्या था, जो हमारी स्क्रीन पे भी चला कि उन्होंने तफसीलन उनको ब्रीफ किया कि आज से 3 दिन पहले का ये वाकया है, वेस्ट लंदन में एलिजबेथ लाइन का ये वाकया है, ओवरग्राउंड एक स्टेशन का।
तो ख्वाजा आसिफ ने अपनी ज़बानी मियां नवाज शरीफ को बताया कि मैं ट्रेन में था और वो एक शख्स जिसके साथ एक खातून भी मौजूद थी, उन्होंने पहले बदतमीजी की और जब मैं उतरने लगा तो उन्होंने धमकी आमेज जुमले जो है वो भी कहे, जिसके बाद मैं जो हूँ उधर से निकल गया। तो जब उन्होंने नवाज शरीफ को इस मसले पे आगाह किया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और मियां साहब ने उनको उसके बाद इंस्ट्रक्ट किया कि आप इसको खुद टेक ऑन करें और इसको आप जो ट्रांसपोर्ट पुलिस है लंदन की उसके साथ आप इसको उठाएं और आप इसको खुद परस्यू करें। उन्होंने कहा कि मैंने हाई कमिश्नर से बात की और उन्होंने बताया कि आप इसकी कंप्लेन करें, जिसपे मियां साहब ने कहा कि वो तो करेंगे लेकिन आप खुद अपनी जाती हैसियत में जो है इसको टेक ऑन करें। और फिर उन्होंने ये भी उनसे पूछने की कोशिश की कि आप उसमें से किसी को पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं उनको जानता तो नहीं था, लेकिन वही जो वीडियो उन्होंने रिलीज की है जिस शख्स ने ये बदतमीजी और धमकी आवेज जो रवैया उन्होंने अपनाया, उसमें ये हुआ है कि उनके साथ जो खातून थी उनका चेहरा जो है वो उसमें उस वीडियो में आ गया है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जिस ट्रेन में मैं था हमारे ऊपर बिल्कुल कैमरा लगा हुआ था, तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन जो पुलिस है उनको कंप्लेन की जाती है, एक्यूरेट टाइम दिया जाता है, तो दे शुड बी एबल टू ट्रैक दैट पर्सन। ठीक है, और ये भी जरा क्विकली बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब की हैं क्या मसरूफियात, यानी वो किस सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं? अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सलमान। आपसे कुछ देर पहले मैं भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा था तो मेरे पर खबर आई है कि आज शाम को 4 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक डिबेट होनी थी मसला कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये उसका हेडलाइन थी, जिसमें भारतीय वजीर खारजा जो है उन्होंने भी शरीक होना था, एक उनके बड़े एक्टिव मेजर हैं उन्होंने शरीक होना था, और उसके बाद हमारी तरफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शरीक होना था। लेकिन एक करके जो है वो बैक ऑफ करते गए और इवेंचुअली जो मेन इवेंट था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि भारत की साइड से जितने लोग थे वो एक करके उससे बैक ऑफ हो गए। अब से कुछ देर पहले मुझ तक खबर पहुंची जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका बयान भी सामने आया कि मैं उसके लिए आया था। तो पहले उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का, कि उन्होंने आने से इनकार किया, और फिर इस मसले के ऊपर भी जो है उन्होंने एक करके बैक ऑफ कर दिया। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसीब अरसलान। कल जो है वो इस पर काफ़ी बरहमी का भी इज़हार किया था नवाज शरीफ साहब ने। जी आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज तो उन्होंने कबड्डी टीम जो है उसने भी कहा कि हम नहीं आएंगे। हाँ जी, उसको भी इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान आने की। हम मिसालें दे रहे थे ना सर बहुत कि देखिए एक साल में इतनी टीमें आई इंडिया से, उन्होंने कहा लो जी अब हम वो भी नहीं भेजते। तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जाहिर है कि जब हरीफ ही नहीं आए तो फिर वो क्या करते गोया इवेंट जो है वो मनसूख हो गया और उसमें ये मामला कश्मीर जो है उस पर डिस्कशन नहीं हो सकी। लेकिन जो हमारे अजहर जावेद साहब हैं उन्होंने तो बताया, मैं उनका देख रहा था, उन्होंने ट्विटर पे उन्होंने कहा कि जो यानी काजी फ़ायज़ ईसा पर हमला करने वाले जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है उसके नतीजे में ये हुआ कि जब नवाज़ शरीफ साहब पहुँचे हैं लंदन में तो एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उनके सामने कोई पीटीआई के लोग मौजूद नहीं थे। जी हाँ, वगरना हर वक्त वो हंगामा करते थे और नारे लगाते रहते थे। इस बार बिल्कुल सन्नाटा था और अब उनको खदशा हुआ है कि पुलिस कार्रवाई करेगी और उनका ताक़ुब करेगी, तो इसलिए वो दुबक गए हैं कि अजहर जावेद साहब ने खबर दी है। बहरहाल अब सर लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब को भी ये वाक़यात कार्रवाई करनी चाहिए हुए और इस पर ज़ाहिर खुलकर बोले हैं नवाज शरीफ साहब और उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया और उन्होंने ही कहा, जैसे अभी हसीब ने बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब को पाबंदी आप करें इस पे कंप्लेन ताकि इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि काजी फ़ाइज़ा साहब ने नहीं जो है वो कंप्लेन की थी सर। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने तो की है ना, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने की है और उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। तो बहरहाल ये अब अनफॉर्चुनेट है, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको चाहिए कि अपने वर्कर्स को संभालें और कोई जो है किसी दायरे में तो रखें ना इख्तलाफ को। और अभी हमारी मरियम बीबी वहाँ आई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, वो स्विट्ज़रलैंड गई थी, वहाँ उनका थायराइड का प्रॉब्लम था, उसका इलाज होना था, तो उन्होंने यहाँ लोगों ने उड़ा दी ये बात के खुदा न खास्ता उन्हें कैंसर हो गया है गले का। तो उन्होंने इसकी तरदीद की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उनकी थायराइड जो है इसमें प्रॉब्लम था। उनका कहना यह है कि इसका इलाज जो है अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड में ही हो सकता है, इसलिए अब स्विट्ज़रलैंड गई थी, पहले भी गई थी और अब उस चेकअप के लिए दोबारा गई थी। अगरचे कि एक डॉक्टर हजरात, कई डॉक्टर हजरात ने कोई इस तरह का उनको रिबट किया है कि भाई ये इलाज जो है पाकिस्तान में भी हो सकता है, आगा खान अस्पताल में, डॉक्टर्स अस्पताल में लाहौर के, तो ये
ऐसा इसका इलाज मुमकिन है इस मर्ज़ का। लेकिन बहरहाल अब ये तो हर शख्स का हक़ है कि वो अपना इलाज कहाँ कराए और किस तरह से कराए, इसमें तो मेरा ख्याल कोई मदाखलत की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आज ये भी देखिए कि अब सोशल मीडिया जो तूफ़ान बदतमीज़ी उठाता है, अब हमारे जो हमारे भाई जो हैं ओरिया मकबूल जान जी जो बड़े मारूफ निगार हैं और बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अपनी एक ख़तीब भी हैं मस्जिद दारुस्सलाम के, अब उन्होंने जो वो मुबारक सानी केस था कादी फायज़ ईसा साहब की अदालत में, उस वक्त कोई ट्वीट कर दिया था या कोई जज्बात का शिद्दत से इज़हार कर दिया था तो उन पर मुकदमा कायम हो गया। अब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक उनकी वहाँ सुनवाई नहीं हो सकी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि उनकी दरख्वास्त जो ज़मानत की है उसकी जल्द समाअत हो के उसका फ़ैसला हो ताकि वो घर आपने आ सकें। वो एक हो सकता है उनकी बात जो है, उनका लहजा जो है उससे इख्तलाफ हो। इसी तरीके से हमारे कई दूसरे भाई बंद हैं। अब डॉक्टर आदिल उमर साहब हैं, उन्होंने हमारी एक बहन जो है एंकर, उनके बारे में बड़ी गैर मोहतात यानी एक प्रोग्राम कर दिया या अपना एक इज़हार ख्याल कर दिया, उसकी वजह से साइबर क्राइम की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हुई, वो भी जेल में हैं। और अब ये भी सारे जो हमारे पेशे के मुतल्लिक लोग हैं उनको भी चाहिए कि एहतियात से काम लें और फिर ये भी देखें जहाँ उनसे गैर मोहतात अगर कोई अल्फाज अदा हो गए तो उनको भी चाहिए कि उस पर माजरत कर दें ताकि उनकी भी मुश्किलात सर गलती से हो जाए तो सही है ना। और तो बात तो ऐसे होते हैं डटे रहते हैं, कहते हैं जी हमने जो कहा है वो सही कहा है। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा शामी साहब, सर आज ज़ियाबतिस का आलमी दिन है और ज़ाहिर है दुनिया भर में अगर हम बात करें तो 2024 तो जी सर दुनिया भर में मेरा ख्याल है कि 830 मिलियन यानी 83 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ियाबतिस का शिकार हैं। पाकिस्तान में सर 3 करोड़ 60 लाख है और तादाद। पाकिस्तान में जो बालिग मर्द हैं उनकी मेरा ख्याल 27-28% जो बालिग हैं वो इसका शिकार हैं इस मर्ज़ का। और फिर यह है कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो कम आमदनी वाले मुल्क हैं और जो दरमियाने दर्जे की आमदनी वाले मुल्क हैं वहाँ ये मर्ज़ ज़्यादा फैल रहा है बनिस्बत तरक्की याफ्ता मुल्कों के। और इंडिया को तो डायबिटीज़ का दारुल हुकूमत कहा जाता है कि वहाँ मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है इसके कितने संगीन असरात हैं, कितने दिल के मर्ज़ इससे लाक हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। सर इसमें जो एक और बड़ा अहम पहलू है सर, वो कहते हैं नफ्सियाती पहलू बड़ा इसमें जो है वो अहम है कि लोग ज़ाहिर जिसको हो जाए वो फिर एक अलग ही इसमें चला जाता है। नहीं, नफ्सियाती पहलू अपनी जगह है, बॉसों को तो पता ही नहीं चलता, कोई चेकअप का इंतज़ाम ही नहीं है, कोई यहाँ कोई बॉस के लोगों की रसाई में नहीं है मेडिकल एड जो है। तो ये भी सारे मसाइल हैं। और ये यानी ये भी देखिए जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं वो एक बेचारे नफ्सियाती मरीज़ भी हो जाते हैं और अपने फ़राइज़ अदा करने के भी बाद औक़ात काबिल नहीं रहते। तो डॉक्टर सदाकत साहब जो जी सर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सदाकत अली डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारा जो डायबिटिक इंस्टीट्यूट है उसके सरबराह हैं और उनकी बड़ी गहरी नज़र है इस मर्ज़ पे। उसका बड़े उसके जो मुआलिजीन जो हैं नुमाया उनमें उनका शुमार है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि पाकिस्तान में इस मर्ज़ की नौइयत क्या है और शिद्दत क्या है और कैसे इससे निपटा जा सकता है? अच्छा, मेरी ज़ियाबतिस से दिलचस्पी कोई 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो उस वक्त पाकिस्तान में 1.5% लोग डायबिटीज़ के मरीज़ थे और अब ये तादाद बहुत बढ़ चुकी है। ये 14% से भी ज़्यादा हो चुकी है आबादी के लिहाज से। यानी कहते हैं 27-28% तक हो चुकी है जी नौजवानों में। जी नौजवानों में भी और हर उम्र के लोगों में। यानी मैंने 2 साल की उम्र के बच्चे में भी डायबिटीज़ देखी है और 80 साल के नौजवान में भी डायबिटीज़ देखी है।
तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के साथ अब बहुत बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि उस बोझ को संभालने की अहलियत हासिल की जाए कि जो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के साथ जहन पे तारी हो जाता है और इंसान खो सा जाता है, मायूस सा हो जाता है। हालांकि डायबिटीज़ का उम्र की तवालुत से कोई ताल्लुक़ नहीं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक ऐसी कंडीशन है जैसे ऐनक लगाने के बाद लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो डायबिटीज़ के इलाज के बाद तो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इलाज है डॉक्टर साहब इसका वैसे कोई, यानी रिकवर हो जाते हैं? रोज़मर्रा इलाज है, यानी आपको रोज़ करना पड़ता है, यानी आप किसी दिन भी इलाज को तर्क नहीं कर सकते और उस इलाज में एहतियातें ज़्यादा। डॉक्टर साहब जी जी असल मसला ये है कि आपको ऐसे लोग हैं जिनकी रसाई नहीं है, जिनको एहसास ही नहीं होता, कुछ चेकअप ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर मर्ज बढ़ता चला जाता है। ये भी तो मसला है ना। देखिए, लोग अब हर एक के पास स्मार्टफोन है और कुछ मालूमात हासिल करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि डायबिटीज़ अब बहुत दूर नहीं होती किसी के, बहुत करीबी अजीज़ को डायबिटीज़ होती है तो आपको कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के बारे में तो मालूमात होती हैं। और ये जो टाइप 1 है उसका जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपके जिस्म का अपना सिस्टम ही पैंक्रियाज के ख़िलाफ़ हमलावर हो जाता है, एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जिसे कहा जाता है। और टाइप 2 जो है इसका जीन से ताल्लुक़ है और स्ट्रेस से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, सुस्त लाइफस्टाइल से बहुत ताल्लुक़ है, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ताल्लुकात की ख़राबी में पड़े रहना और फिर रंग बिरंगे खाने खाना। मेरे देखते ही देखते खानों में इतनी बहार आई है पिछले 50 साल में कि इंसान बच नहीं सकता इतने और बेवक्त खाना। हाँ, आधी रात को आप देखें सारे शहर में होम डिलीवरीज हो रही होती हैं और इनका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आमतौर पर पिज़्ज़ा या इस किस्म की चीज़ों की होती है। और डायबिटीज़ में अगर ख़ास तौर पर फैमिली में कुछ बुज़ुर्गों को या रिश्तेदारों को डायबिटीज़ हो तो मुहतात होना ज़रूरी है। और उसके लिए है कि सबसे बड़ी बात कि एक्सरसाइज करें और अपने वज़न को काबू में रखें और स्ट्रेस से बचें और सीखें कि कैसे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें ताल्लुकात का पहलू बहुत अहम है। तो फिर डायबिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप जीन्स को बीट कर सकते हैं, आप लाइफस्टाइल की खराबियों को नहीं बीट कर सकते, वो छा जाएंगी। कितने परसेंट डॉक्टर साहब ये चांसेस होते हैं कि जिसको, यानी कि जिसकी फैमिली में है उसको ये आगे मुंतकिल हो? 100% तो नहीं होते, 50% भी नहीं होते। इसका दारोमदार इस चीज़ पर है कि वो कितनी मदद करते हैं इस बीमारी की कि वो हो जाए। अच्छा। मुझे 1983 में पता चला था कि मेरे बड़े भाई को डायबिटीज़ हो गई है। उससे पहले मेरी वालदा को थी, 4 खाला और 4 मामू को थी, तो बहुत मुझे पता था। लेकिन जब मेरे भाई को हुई तो मैंने ख़ास एहतियात की कि अगली बारी मेरी है, तो आज तक नहीं हुई। अच्छा, मेरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है स्टेटस जो है, HbA1c जो 5.5 से काफ़ी नीचे है, तो कामयाबी मिलती है। हमारे जो वसीम अकरम हैं जी, वसीम अकरम जो हैं जी, उनको बड़ी शुगर की बीमारी है बरसों से। चौधरी मोहन सलाई जो हैं वो इसके बीमार हैं अरसे से, लेकिन सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो तो वसीम अकरम तो खेल भी रहे हैं और पूरी उन्होंने एक तवील उम्र क्रिकेट खेली है डायबिटीज़ के साथ। जब इब्तदा में उनको डायबिटीज़ हुई थी तो उनकी क्रिकेट पे बुरा असर पड़ा था, लेकिन जब वो इलाज में आए तो उनकी क्रिकेट और भी बेहतर हो गई और वो बहुत, उनका करियर का शानदार दौर था जो डायबिटीज़ के बाद का भी था। और आज तक वो बड़े फ़ाल हैं और बतौर कमेंटेटर और सारी दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है। सुबह उठ के रोज़ाना बड़ी लंबी लंबी यानी कि वॉक भी करते हैं कई किलोमीटर। नहीं, वो यकीनन बहुत। डॉक्टर साहब आप क्या 1 2 3 क्या लोगों को आप तलकीन करेंगे कि किस तरीके से वो अपने टेस्ट कराएं और किस तरीके से अगर ये डायबिटीज़ का यानी सुराग लगाएं, पता लगाएं, तशखीस हो जाए उनकी? देखिए, कैसे मुमकिन है? आसान सा टेस्ट है HbA1c जो पिछले 3 महीने की शुगर का स्टेटस बताता है और डायग्नोसिस करने में बड़ी आसानी है, क्लियर कट। तो अगर पेशाब ज़्यादा आता हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, पट्ठे दर्द करते हो, उम्र भी 40 के करीब हो, कुछ मोटापा हो, ख़ानदान में डायबिटीज़ भी हो,
तो लाजमन टेस्ट कराएं। वैसे टेस्ट कराते रहना चाहिए 40 साल की उम्र में मुख्तलिफ़ किस्म के। पहली बात तो ये है कि प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। वक्त का एक टांका जो है बेवक्त के 9 टांकों से बचाता है। दूसरी बात है कि चूँकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो नई नई बीमारियों को पैदा करती है, तो इस लिहाज से भी परवाह करनी चाहिए कि अगर आप डायबिटीज़ से बच गए तो आप समझे कि बहुत सी दीगर बीमारियों से बच जाएंगे, गुर्दे की बीमारियां या बिनाई से ताल्लुक़ रखने वाली। खामोश तो कातिल इसीलिए इसको कहा जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर कोई वॉक करता है तो इसके फ़वाइद कोई बहुत ही बेपनाह हैं। यानी रेगुलर वॉक करना 30-35 मिनट रोज़ाना, जिसमें कुछ हिस्सा तेज़ कुछ हिस्सा हल्का, और इस दौरान रिलैक्स रहने की कोशिश करना। और जब भी वॉक करें तो किसी सर्कुलर फैशन में करें, यानी आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने वाली वॉक ना करें बल्कि किसी राउंड ट्रिप को लें, तो उससे आप ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। तो एक तो ये बात। तीसरी बात है कि जो ताल्लुकात हैं उसको इंसानों का तौरा इम्तियाज़ समझें, क्योंकि अगर आप खुशी भरी लंबी ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो वैसे भी ताल्लुकात सबसे अहम पहलू है आपकी ज़िंदगी का। ठीक है। यानी समाजी ताल्लुकात जो है, समाजी ख़ास तौर पे अहम जगहों समाजी के ताल्लुकात, साथ, अहम जगहों पर आपके ताल्लुकात, जैसे घर में या दफ्तर में या जहां अक्सर औकात आपका आमना सामना रहता है, तो ये चीज़ें कर ली जाए तो डायबिटीज़ सर मुझे को ब्रेक बीट किया लेनी जा नहीं, सकता है। आप ही कह रहे हैं कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, घरेलू भी चिड़चिड़े ना रहें, खुश रहें, कोशिश करें कि जो है ना वो ऐसे असबाब भी पैदा करें। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।